ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, आज इनकी ग्रुपिंग को जो हम ब्रिक्स के नाम से जानते हैं, ये यूएस और यूरोप की हेजेमनी को वर्ल्ड पर से, आसान शब्दों में कहूँ तो दादागिरी को खत्म करने के लिए बिल्कुल तैयार हो रहे हैं और काफी हद तक तैयार हो भी चुके हैं। अगर आप यूएस के एलाइज को देखोगे, जो उनके ट्रेडिशनल एलाइज हैं, ऐसे देश जिन्होंने अमेरिका का साथ देने की बिल्कुल कस्में खा रखी हैं, वो तक उसको छोड़ने की प्रक्रिया स्टार्ट कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल आप सऊदी अरेबिया को देखो। सऊदी अरेबिया दोस्तों एक ऐसा देश है जिसको ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया था वर्ल्ड वॉर 1 के बाद अपने खुद के बेनिफिट्स के लिए। लेकिन ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट के बाद जब ब्रिटिश एम्पायर की सारी पावर अमेरिकन के हाथ में चली गई, तब वो अमेरिकन का क्लाइंट स्टेट बन गया। और क्लाइंट स्टेट ऐसे है कि वेपन्स के बदले में ऑयल का ट्रेड, और सऊदी की मिलिट्री में आपको 90% अमेरिकन मेड वेपन्स मिलेंगे। और एक सऊदी जैसा देश जो कि अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नेचुरल रिसोर्सेज की सप्लाई के लिए, वो उनके अलायंस को छोड़ करके ब्रिक्स में शामिल होना चाहता है। और सरप्राइजिंगली अभी जो साउथ अफ्रीका के अंदर ब्रिक्स का समिट चल रहा है, अब तो जब तक मैं वीडियो अपलोड करूंगा तब तक खत्म हो चुका होगा, उसके अंदर सऊदी अरेबिया, ईरान और यूएई को इनवाइट किया गया है ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए। और ये देश पहले भी बहुत ज्यादा अपना इंटरेस्ट दिखा चुके हैं कि हमें भी शामिल कर लो इसके अंदर। और जनवरी 2024 से ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये ज्वाइन हो भी जाएंगे, फुल मेंबरशिप स्टार्ट कर देंगे अपने ये 3 देश। और अगर आपको एग्जाम्पल थोड़ा छोटा लग रहा है सऊदी अरेबिया का, तब मैं आपको बताता हूँ नेटो के बारे में। नेटो के बारे में तो आप सबने सुन रखा है, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बता रखा है बहुत बार उसके बारे में कि एक मिलिट्री अलायंस है, यूएस से उसका लीडर है। और इन्हीं नेटो अलायंस का एक सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर है टर्की। ये टर्की भी ब्रिक्स ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है। आप खुद देख सकते हो दोस्तों कि नेटो के अंदर ही लोग यूएस का अलायंस छोड़ने के लिए उतारू बैठे हुए हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे देश हैं, जैसे अल्जीरिया जो कि 11th लार्जेस्ट रिजर्व रखता है नेचुरल गैस के और यूरोप के लिए 3rd लार्जेस्ट सप्लायर है रशिया और नॉर्वे के बाद नेचुरल गैस का, वो भी ब्रिक्स ज्वाइन करना चाहता है। इजिप्ट ज्वाइन करना चाहता है, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, ये सब कह रहे हैं कि प्लीज हमें भी शामिल कर लो। एक्चुअल में ऐसी बात क्या है ब्रिक्स के बारे में, 2023 की रिपोर्ट आई थी जिसमें अप्रैल में ही आई थी, वैसे कुछ महीने पहले ये, जिसके अंदर दिखाया गया था कि ब्रिक्स ने अकेले G7 को पीछे छोड़ दिया है वर्ल्ड जीडीपी में अपने कंट्रीब्यूशन में, पीपीपी मॉडल पे। ये पीपीपी मॉडल क्या होता है आपको मैं आसान शब्दों में समझा देता हूँ। किसी भी देश में उसके एक फाइनेंशियल ईयर में जितने वो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, उस पूरे की वैल्यू को बोलते हैं जीडीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी के फॉर्म में। जैसे अगर हमारा देश ये पेन बनाता है, अब इस पेन के मैं कंपोनेंट्स की बात नहीं कर रहा कि इसका ढक्कन कितने में बना, इसके ऊपर स्टिकर लगा वो कितने में बना, इसकी जो फाइनल गुड तैयार हुआ है इंडिया के अंदर मान लो अगर ये तैयार हुआ है, और इसके जैसे कितने सारे पेन तैयार हुए होंगे और कितने प्रोडक्ट्स तैयार हुए होंगे एक फाइनेंशियल ईयर में। इंडिया का फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च तक खत्म होता है। तो उन सारी गुड्स की और कितनी सर्विसेज भी दी होंगी हमारी कंपनीज ने जो कि इंडियन बेस्ड हैं और इंडिया में ऑपरेट करती हैं, अगर फॉरेन कंपनीज भी अगर हैं तो उस पूरे काम की वैल्यू निकालेंगे तो वो जीडीपी पीपीपी के फॉर्म में आएगी। और इन ब्रिक्स देशों ने मिलकर के G7 की जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसको पीछे छोड़ दिया है। और दोस्तों एक बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि एक टाइम पर G7 के पास जो सारे देश जाया करते थे, उनकी आवभगत किया करते थे, क्योंकि ये अपने आप को बहुत ज्यादा पावरफुल इकोनॉमीज कहा करते थे और क्योंकि इंडस्ट्रीज पूरी इन्हीं की तरफ घुमा करती थी, तो सब इनकी आवभगत करते थे, सब इनको पूछा करते थे। लेकिन ब्रिक्स के आने के बाद G7 को कोई पूछना नहीं चाहता। ये G7 बेसिकली है क्या दोस्तों? कहने को तो ये दुनिया की लार्जेस्ट 7 इकोनॉमीज का ग्रुप है, मोस्ट पावरफुल 7 देशों का ग्रुप है, लेकिन ना ही आपको इसके अंदर इंडिया मिलेगा, ना ही चाइना मिलेगा, ना ही रशिया मिलेगा। तो फिर किस बात की पावरफुल इकोनॉमीज हुई है? अगर और दोस्तों ब्रिक्स जो इतना आगे निकल रहा है, उसके मेंबर्स को आप देखो, उनकी अपनी अलग ही इतनी स्पेशलिटी है। आप ब्राजील को देखो, पहले साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और सबसे बड़ा एरिया कवर करती है। साउथ अफ्रीका की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इंडिया को देखो, वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस कंट्री में बस आने वाले हैं हम लोग, और दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। चाइना दुनिया की 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी। रशिया दुनिया का सबसे बड़ा लैंड एरिया कवर करता है, दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है नेचुरल रिसोर्सेज का, नेचुरल गैस, ऑयल भर भर के पड़ा है इनके पास। और दोस्तों ये 5 देश जब मिल जाते हैं तो ये G7 को पीछे छोड़ देते हैं अपनी जीडीपी कंट्रीब्यूशन के मामले में पूरे वर्ल्ड में। और इसमें से भी मेन जो दोस्तों देश हैं वो हैं इंडिया और चाइना। ये दोस्तों दोनों इतनी ह्यूज इकोनॉमीज हैं कि इनको आप अलग अलग भी अगर किसी ग्रुप के अंदर डाल दोगे तो उस ग्रुप का साइज वैसे ही बहुत बड़ा हो जाता है, उनकी इकोनॉमी, उनकी पॉपुलेशन और उनकी कंट्रीब्यूशन को देख करके। इसलिए शायद दोस्तों जो G7 कंट्रीज हैं वो चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया को अपने ग्रुप में शामिल करना चाहते हैं। अभी जो G7 समिट हुआ था हिरोशिमा के अंदर, आपको याद होगा, जिसमें पीएम मोदी भी गए थे, उनको एज अ गेस्ट बुलाया गया था वहां पर। अब दोस्तों आपके मन में एक सवाल तो जरूर आ रहा होगा, भला ब्रिक्स में ऐसा खास क्या है? तो भला एक चैलेंज करेंगे कैसे यूएस की वर्ल्ड हेजेमनी को? दोस्तों पहला इसका जवाब है इनके काम करने का तरीका, इनकी वैल्यूज, और दूसरा
इनका सीधा चैलेंज यूएस डॉलर को। आज दोस्तों अगर आपको नहीं पता तो दुनिया का 80% ट्रेड यूएस डॉलर से होता है। मतलब अगर किसी देश को किसी से कुछ मंगवाना है तो उसमें 80% चांस है कि वो यूएस डॉलर का ही यूज करेगा। और कुछ देशों ने तो अपनी ऑफिशियल करेंसी ही यूएस डॉलर को बना रखा है। और दुनिया के 59% फॉरेक्स रिजर्व, दुनिया को मिलाकर के सारे देश जो फॉरेक्स रिजर्व रखते हैं उसमें से 59% भी यूएस डॉलर में ही रहते हैं। आप इंडिया का ही एग्जांपल ले लो, हमारा जो बड़ा सा फॉरेक्स रिजर्व है 600 बिलियन डॉलर्स का, उसमें से लगभग 85% हमने यूएस डॉलर की फॉर्म में रख रखा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि भला यूएस डॉलर की डोमिनेंस को चैलेंज करना ही क्यों है? ये सिस्टम ठीक नहीं है क्या कि अगर हम यूएस डॉलर को यूज कर भी रहे हैं तो? आज दोस्तों बहुत सारे देश डिपेंड हैं यूएस के ऊपर, और वो डिपेंड अपने मन से नहीं है, उनकी मजबूरी है कि उनके पास कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है। आपने दोस्तों एक बात तो सुनी होगी, कॉमन सेंस ही वैसी बात है कि अगर आप किसी पे डिपेंड होते हो, बहुत ही बुरी तरह से अगर आप किसी पे डिपेंड हो अपनी इकोनॉमी को लेकर के, अपने ट्रेड को लेकर के, तो जिस पे आप डिपेंड हो वो आपका नाजायज फायदा उठाएगा ही उठाएगा। और अमेरिका काफी सालों से यही करता आ रहा है। अभी जो रशिया यूक्रेन वॉर हुआ जिसमें रशिया ने यूक्रेन पे हमला कर दिया, अमेरिका ने रशिया के 300 बिलियन डॉलर्स को फ्रीज कर दिया। आपके पैसे हमारे हो गए, अब आप इसको यूज नहीं कर सकते। सेम चीज यही लोग ईरान के साथ भी करते हैं। इतने सैंक्शंस लगा रखे हैं कि ईरान अपना ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में बेच ही नहीं सकता क्योंकि वो यूएस डॉलर का यूज नहीं कर सकते। इंडिया के साथ भी उन्होंने एक बार ऐसा किया था जब 1999 में हमने पोखरण का टेस्ट किया था, न्यूक्लियर टेस्ट। Today at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. यूएस ने यही सेम हरकत इंडिया के साथ भी करी थी, जिसकी वजह से इकोनॉमी डाउन जा रही थी। लेकिन हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने पॉलिसीज के हिसाब से हम उतना नीचे गए नहीं इकोनॉमी में। अब अगर हमें ये समझना है कि ब्रिक्स काउंटर करेगा कैसे, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि यूएस डॉलर आज जिस पोजीशन पे है वहां तक ये पहुंचे कैसे ये लोग। अब कहानी शुरू होती है हमारी वर्ल्ड वॉर 2 के एंड से। अब देखो सारी कहानियां मेरी वर्ल्ड वॉर 2 से ही शुरू होती हैं, क्योंकि आज दुनिया में दोस्तों जो कुछ भी हो रहा है ना, जितनी भी संस्थाएं बन रखी हैं वो सब वर्ल्ड वॉर 2 के रिजल्ट से ही बनी है। तो इसलिए उसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारी कहानी वहीं से शुरू होती है। सो आपने ये नोटिस करा होगा, अगर आपने थोड़ा स्टडी करा होगा, कि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 ये दोनों युद्ध के अंदर अमेरिका पहले तो पार्टिसिपेट करता नहीं है। पहले तो वो इन दोनों युद्धों से दूर रहता है, और अगर पार्टिसिपेट करता है तो खत्म ही कर देता है युद्ध को बिल्कुल ही। और सबसे कम नुकसान करवाने वाला देश होता है अमेरिका। मतलब सबका नुकसान हो जाएगा लेकिन ये लोग बचे रहेंगे हमेशा, इस तरह का इनका एटीट्यूड है। और जब तक ये लोग पार्टिसिपेट नहीं करते, ये लोग खुले दिल से सपोर्ट करते हैं अपने एलाइज को वेपन्स की सप्लाई करके। वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर जब ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी से लड़ रहे थे, अमेरिका ने खूब वेपन सप्लाई करे अपने एलाइज को यूरोप के अंदर। तो अमेरिका पहले ही कहता है कि देखो हम यूरोप की लड़ाई में पड़ने नहीं वाले, हम दूर रहते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है, अपना लड़ो मरो जो मर्जी करो, लेकिन हाँ किसी को मदद चाहिए तो वेपन सप्लाई कर देंगे उसको। अब यहाँ पे एक बात आती है, अगर यूएस वेपन्स की सप्लाई करेगा यूरोप को और गुड्स की सप्लाई करेगा तो पेमेंट तो लेगा ना बदले में, फ्री में तो करेगा नहीं। और दोस्तों एक बात याद रखना, उस वक्त ना ही कोई वर्ल्ड बैंक था, ना ही कोई IMF था, और ना ही यूएस डॉलर का इतना ज्यादा प्रभाव था वर्ल्ड के ऊपर। जैसे आज तो यूएस डॉलर एक रिजर्व करेंसी दुनिया की, तब तो ऐसा कुछ नहीं था। तो तब पेमेंट करे तो करे कैसे, क्योंकि इकोनॉमी तो इनकी सत्यानाश हो चुकी है सारे यूरोपियन देशों की, लड़ते हो रहे हैं आपस में, ये करेंसी प्रिंट ये करेंगे नहीं तो कैसे करें। तो दोस्तों तब क्या हुआ करता था कि जितने भी यूरोपियन देश हुआ करते थे वो अपनी करेंसी को गोल्ड से बैकिंग करा करते थे, कि जितना उनके पास सोना है, गोल्ड है, उतनी ही वो करेंसी प्रिंट करा करते थे। क्योंकि कोई भी देश अगर करेंसी प्रिंट करता है उसकी विश्वसनीयता के लिए कुछ अपने एसेट्स उनके पास रखने होते हैं कि हमारी करेंसी इन एसेट्स के इक्वल है, हम इतनी ही प्रिंट कर सकते हैं। हमारी करेंसी की वैल्यू दिखाने के लिए उनको कुछ अपने पास रखना पड़ता है, और वो गोल्ड को रखा करते थे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि जितनी भी पेमेंट हमें यूएस को करनी है ना, करेंसी से नहीं करेंगे, हम गोल्ड दे देंगे सारा उनको, जितनी सामान भेजेंगे उसके बदले में गोल्ड ले लो भाई। तो यूरोप का जितना भी 80 to 90% गोल्ड था वर्ल्ड वॉर 2 के चलते चलते सप्लाई होता रहा यूएस को, उनको वेपन्स और गुड्स मिलते रहे। रिजल्ट ये निकला कि जुलाई 44 में इन सब की इकोनॉमी का बिल्कुल सत्यानाश हो गया, डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हो गई, और यूएस जो था यूरोप का मेजॉरिटी गोल्ड होल्ड करके बैठा था। और अगर उस वक्त यूरोपियन देशों को अपनी इकोनॉमी को वापस से अगर रिवाइव करना है
वापस से अगर खड़ा करना है तो कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा ना अपनी करेंसी को बैक करने के लिए। गोल्ड नहीं है तो कुछ और चाहिए होगा। तब इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना अपनी करेंसी को हम गोल्ड से डीलिंग कर दें, गोल्ड से तोड़ दें, अपनी गोल्ड से बैक नहीं करेंगे और बदले में हम यूएस डॉलर को अपने गोल्ड की जगह दे दें, क्योंकि दुनिया का मेजॉरिटी गोल्ड अभी यूएस के पास रखा हुआ है और यूएस डॉलर गोल्ड से लिंक है। तो क्यों ना हम अपनी करेंसी को यूएस डॉलर से लिंक कर लें। जैसे यूएस डॉलर की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, हमारी करेंसी की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, क्योंकि गोल्ड सारा उनके पास रखा हुआ तो परफॉर्मेंस उनकी अच्छी होनी ही होनी है। अमेरिका लेकर के आता है एक सबसे बड़ा सॉल्यूशन ब्रिटेन वुड्स अग्रीमेंट के रूप में। अमेरिका में एक शहर है न्यू हैम्पशायर शहर, उसके अंदर एक होटल है ब्रिटेन वुड्स के नाम से। उस होटल के अंदर सभी देशों के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर मिलते हैं और एक अग्रीमेंट साइन करते हैं जिसको बोलते हैं ब्रिटेन वुड्स अग्रीमेंट, क्योंकि वहीं पे साइन हुआ था वो इसलिए। और उस एग्रीमेंट के बाद दो संस्थाओं का जन्म होता है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। आईएमएफ का जन्म हुआ था दोस्तों कि अगर कोई देश कैश ट्रैप्ड हो चुका है, मतलब कोई देश की इकोनॉमी बिल्कुल डूब चुकी है, उनके ऊपर कर्जा इतना ज्यादा या फिर और कुछ है जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी ढंग से वर्क नहीं कर रही है, तो उसको रिवाइव करने के लिए पैसा देगा आईएमएफ उस देश को। और वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई कि अगर कोई देश अपने देश के अंदर डेवलपमेंट करना चाहता है, किसी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है, उसके पास पैसा नहीं है, तो वर्ल्ड बैंक उसको फंडिंग देगा। अब यहाँ पे एक बात देखो, सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन कहाँ पे हुआ था? प्रोजेक्ट्स का डिस्ट्रक्शन यूरोप के अंदर हुआ था, क्योंकि युद्ध तो वहीं लड़ा था ना वर्ल्ड वॉर 2 का। सबसे ज्यादा कंगले कौन देश हुए थे? यूरोपियन देश हुए थे। उसके लिए आईएमएफ बन गया। दोस्तों आप ये देख रहे हो, जितना भी सिस्टम आज एग्जिस्ट करता है, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये सब कुछ यूरोपियन और यूएस को ध्यान में रख के बनाया गया था और बाद में पूरी दुनिया इसके ऊपर डिपेंडेंट हो चुकी है। और इस सिस्टम को बनाया दोस्तों ऐसा गया था कि यूएस डॉलर की यहाँ पे डोमिनेंस रहे। आईएमएफ में क्या सिस्टम है, अगर आपको थोड़ा पता होगा, यहाँ पे मैं बताया तो वैसे आपको। आईएमएफ का सिस्टम दोस्तों ये है कि अभी उनको अगर किसी देश को पैसे वो लोग लोन पे देते हैं अगर, तो पैसे कहाँ से आते हैं उनके पास? उनके पास खुद की करेंसी तो है नहीं कोई। दुनिया की जो बड़ी बड़ी करेंसीज है उन्होंने उसके अंदर इन्वेस्ट कर रखा है, अपनी हिस्सेदारी डाल रखी है, तो वही पैसे निकाल करके वो लोग उस देश को देते हैं। अब उनका सिस्टम दोस्तों ऐसा तब बनाया गया कि जिस देश की इकोनॉमी सबसे बड़ी है वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा आईएमएफ के अंदर, जिसकी इकोनॉमी छोटी है वो कम कंट्रीब्यूट करेगा। अब ऐसा भी नहीं है कि जिसकी इकोनॉमी छोटी है वो चाहता है कि मैं ज्यादा कंट्रीब्यूट करूं तो उसको ज्यादा करने को मिल जाएगा, नहीं, जिसकी जैसी इकोनॉमी वैसा ही वो कंट्रीब्यूट करेगा। अगर ज्यादा करना है तो इकोनॉमी को बड़ा करो अपनी, मतलब वही सिस्टम है, पहले औकात बड़ी करो उसके बाद हमारे पास बात करने के लिए आओ। तो ये सिस्टम इनका है यहाँ पे। और दोस्तों एक बात आप सोचो, अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तो सबसे बड़ा हिस्सा भी आईएमएफ के अंदर उन्हीं का रहेगा। और सेम वर्ल्ड बैंक का भी ये सिस्टम है, सबसे बड़ा हिस्सा इन्वेस्टमेंट तो अमेरिका की रहेगी। और कोई भी संस्था अगर किसी एक देश के ऊपर या फिर किसी एक ब्लॉक के ऊपर डिपेंड होती है अपनी फंडिंग के लिए, या फिर वो जो चल रही है संस्था वो किसी एक देश के ऊपर डिपेंड है, तो क्या वो उसकी बात माने बिना रुक पाएंगे? अगर आज अमेरिका आईएमएफ को कुछ बोलेगा तो क्या वो उसकी बात मना कर सकते हैं? क्योंकि अमेरिका अगर अपनी फंडिंग वहां से निकाल ले तो वो तो कुछ बचेगा ही नहीं ना वो संस्था का कुछ भी। और इसी एग्रीमेंट के बाद, ये सब होने के बाद, जब सारे यूरोपियन देशों ने ये तय कर लिया कि ठीक है अपनी करेंसी को अब हम यूएस डॉलर से लिंक कर देंगे, उनके हिसाब से हमारी करेंसी की वैल्यू देखी जाएगी, तो यूएस डॉलर को ही दुनिया की रिजर्व करेंसी बना दिया गया। आज दोस्तों जो हमेशा देखते रहते हैं हम कि रुपया इतना नीचे गिर गया डॉलर के मुकाबले, आज 84 रुपए का हो गया, 83 रुपए का हो गया, कभी 80 रुपए का हो गया, हम हमेशा यूएस डॉलर से ही कंपेयर क्यों करते हैं? क्योंकि वही दुनिया की रिजर्व करेंसी बना दी गई है। और तब कोई और दूसरा देश बोलने वाला होता भी नहीं था इनके अलावा। इंडिया पूरा ब्रिटिश राज के अंदर था, चाइना आधा ब्रिटिश राज में था, आधा जापानीज ने कब्जा कर रखा था, ऑस्ट्रेलिया पूरे ब्रिटिश राज के अंदर था, अफ्रीका भी फ्रेंच की कॉलोनीज थी, तो कौन बोलता वहां पर? सबसे ज्यादा पावरफुल जो देश थे वो तो वैसे तो अमेरिका ही था, और जिसका ट्रिगर होता है वही सारी बातें मनवाता है अपनी। और दोस्तों इसी वजह से दुनिया ना चाहते हुए भी यूएस डॉलर के ऊपर डिपेंड हो गई अपनी इकोनॉमी के लिए, कि अगर उनको ट्रेड करना है तो यूएस डॉलर का उसमें यूज होगा, और उनकी अपनी करेंसी अगर यूज नहीं होगी, डॉलर यूज होगा, तो उनको अपने पास अलग से रिजर्व भी रखने पड़ेंगे यूएस डॉलर के ही, क्योंकि इनकी अपनी करेंसी चलेगी नहीं। हो सकता है बाहर अगर एक्सेप्ट ना करे कोई देश तो उनको डॉलर की फॉर्म में अपने रिजर्व रखने पड़ेंगे ट्रेड करने के लिए। और यूएस जब चाहे किसी के भी ऊपर सैंक्शन लगा देता है। अगर कोई देश की पॉलिसी उनको पसंद नहीं है कि देखो ये हमारे हिसाब से नहीं चल रहा, तो उसके ऊपर सैंक्शन लगा देते हैं। जैसे रशिया के साथ की उन्होंने किया, ईरान के साथ करा। ईरान के पास नेचुरल गैस और ऑयल का इतना बड़ा स्टॉक है, लेकिन वो मार्केट में उसको बेच नहीं पा रहे हैं ढंग से। जिन जिन देशों से रिलेशन के अच्छे उसको बेच देते हैं, लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप ने 2019 के अंदर उनके ऊपर सैंक्शन लगाए थे
उसके बाद से वो इंडिया को ऑयल नहीं बेच पा रहे हैं। इसीलिए दोस्तों बहुत दिक्कत है, डिपेंडेंस होना भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है यहाँ पर। तो इस चीज को खत्म करने के लिए हो सकता है कि र्यूमर्स इस प्रकार से हैं कि ब्रिक्स देश अपनी खुद की करेंसी निकालेंगे जो कि आपस में ब्रिक्स करेंसी से ट्रेड करेंगे। और क्योंकि बहुत सारे देश ब्रिक्स को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं, तो वो देश भी फिर ब्रिक्स की करेंसी को ही यूज किया करेंगे, जिससे डी डॉलराइजेशन, जो वर्ड सुनते हैं हमेशा कि डॉलर के यूज को कम करो, उस पर डिपेंडेंस खत्म करो, उसको रिप्लेस कर देगा ब्रिक्स की करेंसी। अब दोस्तों वैसे तो ब्रिक्स के किसी भी मेंबर ने ये नहीं बोला है कि हम अपनी खुद की करेंसी लेकर के आएंगे डॉलर के अगेंस्ट में और डी डॉलराइजेशन करने में और मदद करेंगे, ऐसा तो फिलहाल अभी किसी ने नहीं बोला है। लेकिन इनके जो एक्शंस हैं ब्रिक्स देशों के, वो कुछ ऐसे दिख रहे हैं कि करेंसी लेकर के आ सकते हैं। आपको मैंने पहले क्या बताया था कि यूएस डॉलर मेन करेंसी बना कैसे, रिजर्व करेंसी कैसे बना, क्योंकि उनके पास दुनिया के सारे वो एसेट्स थे, गोल्ड था और बाकी सारे एसेट्स थे, जिसकी वजह से वो अपनी करेंसी में विश्वसनीयता बढ़ा सके, लोगों को भी विश्वास दिला सके कि हमारी करेंसी रोबस्ट है, आप इसके ऊपर विश्वास कर सकते हो। तभी लोगों ने उसको लिंक करा। और आज ब्रिक्स देश जो है, मेन जो 3 देश है इसके अंदर, इंडिया, रशिया, चाइना, ये अपने पास गोल्ड का स्टॉक पाइल इकट्ठा करने में लगे हैं। इस साल की शुरुआत में रशिया ने 31 टन का गोल्ड खरीदा है, इंडिया ने 3 टन का गोल्ड खरीदा है और चाइना ने 102 टन का गोल्ड खरीदा, अपने स्टॉक में इकट्ठा किया है। तो ये 3 देश जो हैं अपने पास भी गोल्ड का स्टॉक पाइल इकट्ठा कर रहे हैं, ताकि जब अपनी कोई नई करेंसी निकालेंगे तो गोल्ड से उसको बैक कर सकें। और न्यू डेवलपमेंट बैंक जो इनका है, वो इनका सेंट्रल बैंक रहने वाला है किसी भी रिजर्व करेंसी का। दोस्तों डॉलर के साथ नुकसान यहाँ पर ये है कि पूरी तरह से उनको डिपेंड रहना पड़ता है बाकी देशों को यूएस के सेंट्रल बैंक के ऊपर, फेडरल रिजर्व के ऊपर। आज कोई भी देश अगर डॉलर का ऑफिशियल तरीके से यूज करता है या फिर अपने फॉरेक्स रिजर्व के अंदर डॉलर का बहुत बड़ा कंपोनेंट रखता है, उसको पूरी तरह डिपेंड रहना पड़ता है फेडरल रिजर्व बैंक के ऊपर। क्या है ये फेडरल रिजर्व? देखो, जैसे इंडिया के पास आरबीआई बैंक है, वैसे ही अमेरिका के पास है फेडरल रिजर्व। और अगर उनकी करेंसी इंटरनेशनल चलती है तो उनके पास 2 जिम्मेदारियां हैं, एक तो अपने यूएस के अंदर ही मनी को सप्लाई को कंट्रोल करना, और दूसरा इंटरनेशनली भी अपने मनी को सप्लाई को देखना कि वहां कैसा काम कर रहा है। और जितनी भी ये संस्थाएं बन रखी हैं, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इसका ये लोग बहुत ज्यादा मिसयूज करते हैं। कोई भी डेवलपिंग नेशन है, अगर वो डूबने की कगार पे है, वो जाएगा आईएमएफ के पास कि पैसे दे दो भाई, डूबने वाले हैं हम लोग, इकोनॉमी खत्म हो चुकी है। तो आईएमएफ पैसे दे तो देगा उनको, लेकिन अपनी स्ट्रक्चर पहले रखेगा उनके सामने, अपनी कंडीशन पहले रखेगा कि पहले अपनी इकोनॉमी को प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन करो, वेस्टर्न कंपनीज को आने दो, सब्सिडीज को कम कर दो। तो पैसे दे तो वो देगा आपको, लेकिन खर्च कैसे करना है, इस्तेमाल कैसे करना है, वो भी आपको आईएमएफ ही बताएगा। और वो इस्तेमाल जैसे आप करोगे उसको, जो आईएमएफ बताएगा, उससे मेजर फायदा यूएस और यूरोप का होने वाला है। तो ये यहाँ पर बहुत सारा बायसनेस चलती है और इनका मिसयूज बहुत करते हैं ये कंट्रीज, G7 कंट्रीज, स्पेशली आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का, दोनों का। और दोस्तों यही कारण है, जैसे ये G7 देश इन संस्थाओं का मिसयूज कर करके छोटे देशों को पुश करते हैं अपने फायदे के लिए, दूसरी तरफ जो ब्रिक्स नेशंस हैं वो अपने आप को बहुत सारा मजबूत दिखाते हैं इनके सामने। जब रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, लैटिन अमेरिका के अंदर, एशिया के अंदर, सब जगह बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ गई। इवन यूरोप के खुद के अंदर भी बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ गई, क्योंकि यूएस ने सैंक्शन लगा दी रशिया के ऊपर कि आप डॉलर यूज नहीं कर सकते। और बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनकी इकोनॉमी एनर्जी के ऊपर डिपेंड है, और जब वहां के लोग पेट्रोल डीजल मांगेंगे अपनी गाड़ी में भराने के लिए, और क्रूड ऑयल, जिससे पेट्रोल डीजल बनता है क्रूड ऑयल से, उसी की सप्लाई नहीं होगी उस देश के अंदर, तो महंगाई तो उस देश के अंदर अपना बढ़ेगी। तो इसीलिए साउथ अमेरिका में, एशिया के अंदर बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ रखी है। और इसी चीज के अपोजिट में जो ब्रिक्स नेशन है, वो अपने को मजबूत इसलिए दिखाते हैं क्योंकि वो लोग यूएस के सैंक्शंस को बिल्कुल मना कर देते हैं कि आपने सैंक्शन लगा तो दिए, लेकिन हम मानेंगे नहीं इस चीज को, हम आपस में ट्रेड पूरा जारी रखेंगे, आप मना करोगे हम फिर भी जारी रखेंगे। आपने देख ही लिया इंडिया और चाइना ने कैसे भर भर के ऑयल मंगाया रशिया से, सैंक्शंस होने के बावजूद। तो पूरी दुनिया ये देख रही है कि फायदे में तो ये लोग रह गए, हम तो पागल बन गए यूएस डॉलर की डिपेंडेंस की बात मान मान करके, अपने देश के अंदर महंगाई बढ़ाए जा रहे हैं सिर्फ इनके अपने बेनिफिट के लिए। सही तो यहाँ पर ब्रिक्स नेशंस रह गए कि अपनी यूनिटी भी है इनकी, और इनकी तरफ जाना इसलिए सही रहेगा। तो इसलिए बहुत सारे देश आज ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, G7 से किनारा करना चाहते हैं उनको बिल्कुल ही। दूसरा पॉइंट दोस्तों यहाँ पर यह आता है कि G7 नेशंस ने बाकियों को बिल्कुल इक्वल वोट शेयर दिया ही नहीं है, उनके अंदर बिल्कुल भी इक्वालिटी नहीं रखी है बाकी देशों के अंदर। ब्रिक्स के देशों के अंदर पूरी इक्वालिटी है, कोई भी रिफॉर्म लाना हो तो सबकी राय इक्वल यहाँ पर मानी जाती है, जो भी इनके मेंबर होंगे। लेकिन G7 जो है, जिन्होंने IMF बनाया, वर्ल्ड बैंक बनाया, जिसका ज्यादा शेयर होगा उसकी बात मानी जाएगी। अब शेयर तो ऑब्वियसली बड़ी इकोनॉमीज का होगा, जो यूएस वगैरह जो देश है उनका शेयर होगा।
और ये तब हुआ करता था जब ये IMF को बनाया गया था, तब उनका बड़ा शेयर हुआ करता था और वो आज तक चले जा रहे हैं। लेकिन तब से लेकर अब तक दोस्तों टाइम में बहुत फर्क आया। बहुत से देश ये कह रहे हैं कि अब हमारी इकोनॉमी भी बड़ी हो चुकी है, हम भी पैसा डालने को तैयार हैं, आप इक्वल वोट शेयर रखो हमारे पास, लेकिन वो करने को तैयार नहीं होते। तो यहाँ पर इक्वालिटी बिल्कुल नहीं है, लेकिन ब्रिक्स के अंदर बिल्कुल इक्वालिटी है, हर एक को इक्वल वोट शेयर दिया जाता है। और दोस्तों यही चीज एक बहुत बड़ी है जो कि ब्रिक्स की तरफ बाकी देशों को अट्रैक्ट करती है, जो कि अमेरिका से दूर खींचती है देशों को, कि यहाँ पर हमें कम से कम इक्वल इज्जत तो मिला करेगी, इक्वल वोट शेयर तो मिलेगा, पैसा भी मिलेगा डेवलपमेंट के लिए, इंक्लूसिव डेवलपमेंट होएगी। G7 के साथ रहने से उनको मिला क्या है? महंगाई, इंस्टेबिलिटी, और यूएस इनको बचाने भी कहाँ आता है इंस्टेबिलिटी के मामले में। दोस्तों यहाँ पर ये सब कारण हो सकते हैं जिससे ब्रिक्स का राइज होना ही होना है। और हमने जो पिछला डेटा देखा 2023 में जीडीपी कंट्रीब्यूशन में G7 का कंट्रीब्यूशन डायरेक्टली डिक्लाइन होता जा रहा है प्रोडक्शन और सर्विसेज के मामले में, और ब्रिक्स का अपवर्ड की तरफ जा रहा है धीरे धीरे। दोस्तों ये सब कारण हो सकते हैं। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। ये बहुत दिनों के बाद मैंने निकाली है ये वीडियो। नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपको कैसा लगा है टॉपिक। आगे मैं वीडियोस बनाता रहूँगा, कोई भी डेवलपमेंट इस पे होएगी तो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए सी या बाय बाय।